एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस पॉलिटी चैनल। सो एवरीबॉडी, आज हम इंडियन पॉलिटी के बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन केस स्टडी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आई होप सो कि आपके लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल और एग्जाम रिलेवेंट होने वाला है। ओके, सो एक ऐसा एमसीक्यू हमें कंपाइलेशंस मिला है जिसके थ्रू हम एक बेहतरीन केस स्टडी वाद को यहाँ पे डील करेंगे। जब आप क्वेश्चंस पेपर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चंस जिस टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं, ये जो क्वेश्चंस आते हैं तो काफ़ी मिसलेनियस कंफ्यूजन्स को लेकर आते हैं, जो कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते भी गलत कर देते हैं लास्ट में। और जो वनडे एग्जाम के प्रिपरेशंस कर रहे हैं वहां पे तो रटे रटाए कॉन्सेप्ट से अगर थोड़ा सा भी मैटर आगे पीछे हुआ तो वहां भी उनसे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। सो आई होप सो कि आज का वीडियो अगर आप बहुत तरीके से देख लेते हैं विद जो रेफरेंस बुक आपके साथ है, जो कि आप बुक फॉलो करते हैं, तो अगर उस बुक के साथ अगर इस वीडियो को आप रिलेट करके देख लेते हैं तो आज के बाद इस टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आई एम डैम श्योर कि आप वहां से क्वेश्चंस गलत नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक एमसीक्यू है जो कि कह रहा है कि संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कुछ कथन कहे गए हैं। याद रखना क्या कहा जा रहा है कि मूल संरचना, जो संविधान का मूल संरचना है, सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कुछ कथन कहे गए हैं। क्या? नंबर 1 है, संशोधन न्यायालय के केशवानंद भारतीवाद में 1973 के अपने ऐतिहासिक निर्णय में यह निर्धारित किया है कि संसद के पास संविधान को संशोधित करने की शक्ति है, लेकिन इसके मौलिक सिद्धांतों या बुनियादी संरचनाओं को संशोधित नहीं किया जा सकता। देखिए, एक मुझे क्वेश्चन याद आया, एक क्वेश्चन भी इस पे आ चुका है। जो जितने भी सारे वाद है ना, जितने भी सारे केस हैं, उसमें कभी कभी सिंक्रोनाइज ऑर्डर भी पूछ लेता है कि पहले कौन सा केस आया, उसके बाद कौन सा केस आया। जैसे बात करें, जैसे शंकरी प्रसाद का मामला पहले आया था, उसके बाद गोलकनाथ आया, फिर केशवानंद भारती आया, फिर मिनर्वा मिल्स का मामला आया। ठीक है, तो इस हिसाब से भी क्वेश्चंस पूछता है। अगर आपके पास टेस्ट पेपर होगा या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस होंगे तो आप देखेंगे तो वहां पे ऐसे क्वेश्चंस आपको संभावित मिल जाते हैं, और ये क्योंकि क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, तो जब क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आ जाते हैं तो एक क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड को जनरेट कर देता है। आई होप सो कि आप इस मैटर को जानते होंगे। सो कभी कभी सिंक्रोनाइज ऑर्डर भी पूछ लेता है कि पहले कौन सा केस आया था, उसके बाद कौन सा केस आया, उसके बाद कौन सा केस आया। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस बना के चलिए, पूरा का पूरा जो सिनेरियो है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर कह रहा है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1976 का है, के अनुसार संविधान संशोधन की शक्ति की कोई सीमा नहीं है और किसी भी आधार पर, किसी भी संशोधन पर, किसी भी न्यायालय में इसे प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी संशोधन किया जाए, संसद के द्वारा संवैधानिक संशोधन किया जाए, किसी भी न्यायालय में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है कि 1975 में इंदिरा गांधी, यानी 1975 में इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की बुनियादी संरचना के सिद्धांत की पुनः पुष्टि की गई और उसे लागू किया गया। ठीक है, ये वही वाला मामला है जहां पर लोकसभा और प्रधानमंत्री का जो मामला था, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के मामले वाला के विवाद में इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा किसी भी न्यायालय में। ठीक है, सो आई होप सो कि आप पूरे एमसीक्यू को देख लिए कि क्या कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती के बाद में 1973 में अपने ऐतिहासिक निर्णय में यह निर्धारित किया कि संसद के पास संविधान को संशोधित करने की शक्ति है, लेकिन इसके मौलिक सिद्धांतों या बुनियादी संरचनाओं को संशोधित नहीं किया जा सकता। जस्ट वहां पे इसके जस्ट अपोजिट बात कर दे रहा है कि किसी भी तरह से संशोधन किया जा सकता है, इसको किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और तीसरा नंबर आपने देख लिया। यहां पर बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, 1, 2, 3 या उसमें से कोई एक या कोई नहीं। ठीक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चंस को आपने देख लिया कि पूरा मामला क्या है। अब हम इसके बैकग्राउंड पे चलते हैं। बैकग्राउंड को समझने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये तो क्वेश्चन क्लियर होगा ही होगा, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला क्या है। मैं अगर अनुभव की बात बताऊं तो प्रिपरेशंस के 2 साल गुजर जाते हैं और ये वाला मामला क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि गोलकनाथ वाद कुछ और कहता है, केशवानंद कुछ और कहता है, मिनर्वा मिल्स कुछ और कहता है, शंकरी प्रसाद का मामला कुछ और कहता है। तो पूरा का पूरा खिचड़ी बन जाता है। सो उस खिचड़ी को बिल्कुल क्लियर करने के लिए आज हम इस वीडियो के थ्रू एक एक बारीकी वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस कॉन्सेप्ट को जानने से पहले हमें 2 अनुच्छेदों को जानना पड़ेगा। एक अनुच्छेद 13, एक अनुच्छेद 368, यानी कि आर्टिकल 30 और आर्टिकल 368। क्लियर? तो जो आर्टिकल 30 ने क्या कहता है, मूल अधिकार को कम नहीं कर सकते हैं। जो संविधान निर्माता है वो ये कहते हैं कि जो मूल अधिकार है, यानी जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, उसको कम नहीं किया जा सकता, उसको सीमित नहीं किया जा सकता। ठीक है, आर्टिकल 368 क्या कहता है कि संविधान संशोधन का जो अधिकार है संसद के पास है, बशर्ते 2 कंडीशन लागू होगा। एक विशेष बहुमत और राज्य का 50% राज्य का जो सबसे ज्यादा सहमति हो, यानी कि जो 2 प्रकार से
बहुमत आपको साबित करनी पड़ेगी संवैधानिक संशोधन के लिए। याद रखना, नॉर्मल संशोधन के लिए नहीं, संवैधानिक संशोधन के लिए आपको दो प्रकार से बहुमत साबित करनी पड़ेगी। पहला विशेष बहुमत और दूसरा 50% राज्य या उससे ज्यादा की सहमति आप लेकर के संवैधानिक संशोधन कर सकते हैं। ये दो जो आर्टिकल है आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, या जो भी रेफरेंस आपकी बुक होगी वहां पर इसको अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए कि आर्टिकल 13 क्या कहता है और आर्टिकल 368 क्या कहता है। ठीक है, चलिए अब आता है 1951 का शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकारवाद। ठीक है, यह किसके लिए आया था? तो जो भारत के संविधान का पहला जो संवैधानिक संशोधन किया गया था 1951 में, उसके अंतर्गत इस वाद को देखा जाता है। सो शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकारवाद 1951। देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो याचिका करता था वह 1951 का जो संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत अपनी बातों को कहने यहाँ पर आए थे। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 की कानून की परिभाषा के दायरे में नहीं आता। प्लीज इस मैटर को नोट डाउन कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अब देखिए इसकी इंपॉर्टेंस वही स्टूडेंट समझ सकता है जो कि प्रिपरेशंस कर रहा हो। क्लियर, ये स्पेसिफिक वीडियो है उनके लिए जो कि प्रिपरेशंस के अंतर्गत हैं। क्लियर, ये एक आम स्टूडेंट के लिए नहीं है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ये उनके लिए इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट उन्हीं के लिए है जो कि इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक वीडियो हो गया है कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशंस वाले पर्सन के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकारवाद में 1951 में कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 की कानून की जो परिभाषा है उसके दायरे के अंतर्गत नहीं आता है। क्या? संविधान संशोधन। क्लियर। नेक्स्ट बात क्या बोलता है कि संसद मूल अधिकार फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट आती है इसको प्लीज आप ध्यान देना। सुप्रीम कोर्ट कैसे आने वाले समय में एस्पेक्ट को पा करके अपनी बातों को परिवर्तित करता है और कैसे कैसे चीजें परिवर्तित हो जाती हैं, पूरा का पूरा सिनेरियो बदल जा रहा है, आप कुछ ही मिनटों में बिल्कुल देख लेंगे। शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकारवाद 1951 में कहता है सुप्रीम कोर्ट की संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 की कानून की परिभाषा के दायरे में नहीं आता है, यानी संविधान संशोधन किया जा सकता है, बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं है, कोई पाबंदी कोई प्रतिबंध नहीं है। संसद मूल अधिकार यानी जो फंडामेंटल राइट है, जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं में संशोधन कर सकती है। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है नेक्स्ट सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकारवाद 1956। इसको प्लीज आप नोट डाउन करिए। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार 1956। संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 की कानून की परिभाषा के दायरे में नहीं आता, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है वह जो शंकरी प्रसाद का मामला था उसको रिपीट करता है, उस फैसले को रिपीट करता है, यानी शंकरी प्रसाद मामले को यहां पर बरकरार रखा जाता है। क्लियर। तो आप जब आंसर राइटिंग कर रहे हैं और यहां पे ये टॉपिक आ जाता है तो आप यहां पर ये बात मेंशन करना कि जो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकारवाद 1956 है, यहां पर शंकरी प्रसाद का जो मामला है, शंकरी प्रसादवाद, उसको यहां पर बरकरार रखा जाता है। ठीक है, क्लियर। और कहा जाता है कि जो संविधान संशोधन है अनुच्छेद 13 के कानून के परिभाषा के दायरे में नहीं आता, यही बात शंकरी प्रसाद में भी कहा गया है। नेक्स्ट है संसद मूल अधिकार फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है। सेम बातें कह दी गई। अब कहेंगे कि यहां पर क्या नया है भाई, शंकरी प्रसाद में भी यही बात कहा गया, ठीक है, लेकिन और सज्जन सिंह वाले में यही बात कहा जा रहा है। यहां तक बात समझ में आया। लेकिन यहां पर जो जजों की बेंच थी उसमें से 2 जज थे जो कि उनका नाम था जस्टिस यदायतुल्ला और मधोलकर। इन्होंने सहमति के अगेंस्ट जाकर के बहुमत की जो सहमति हुई थी कि शंकरी प्रसादवाद को यहां रिपीट किया गया था, उसके अगेंस्ट जाकर उन्होंने क्या बोला था कि फंडामेंटल की जो फंडामेंटल राइट है कि शक्ति कटौती करने की संसद की जो अप्रतिबंधित शक्ति है, आपत्तिजनक है, उस पर उन्होंने आपत्ति जताई थी। याद रखना कि सारा का सारा मामला शंकरी प्रसाद वाला रिपीट हुआ। स्पेसिफिक यह केस क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें 2 जज जस्टिस हिदायतुल्ला और मधोलकर सहमति के विरोध में जाकर के बहुत ही सरलता के साथ उन्होंने बात बोला कि जो फंडामेंटल राइट की जो शक्ति दी गई है, इसमें जो कटौती करने की जो संसद की शक्ति है, ये अप्रतिबंधित शक्ति आपत्तिजनक है। क्लियर। ओके, चलिए अब आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज। ठीक है, गोलकनाथवाद पंजाब राज 1767। ठीक है,
इसमें याचिकाकर्ता द्वारा क्या कहा गया कि भूमि का जो अधिग्रहण है अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करता है। ठीक है, आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट का रक्षा की बात कही गई है। तो इसके दावे को लेकर के न्यायालय में जाया गया था कि भूमि अधिग्रहण जो है अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है, और आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट की रक्षा करने की बात करता है। तो हमारी फंडामेंटल राइट का रक्षा ही कहाँ का किया जा रहा है, क्योंकि भाई एक तरफ तो हमें गारंटी दी जाती है कि आपके जो फंडामेंटल राइट है उसका हम संरक्षण करेंगे, उसका हम बिल्कुल रक्षा करेंगे। दूसरी तरफ मनमानी चीजें की जा रही हैं, तो किसके पास जाएं, क्या बात कहें, कौन सी बात कहें। ठीक है, अब यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो बिल्कुल चौकन्ना हो गया। होने के बाद निर्णय क्या दिया कि संविधान संशोधन के माध्यम से फंडामेंटल राइट को संशोधित नहीं किया जा सकता। याद देना कि यहाँ पर क्या हुआ कि जो संविधान संशोधन है, ठीक है, जो संविधान संशोधन है वो फंडामेंटल राइट के संशोधन का अधिकार नहीं देता है। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट को सीमित नहीं किया जा सकता। अब संविधान विधि के अंतर्गत की बात करता है, यानी यहां पे आर्टिकल 13 की बात अब करना शुरू कर दिया। याद देना कि जो याचिकाकर्ता था वो दो बातें यहां बोला कि भूमि अधिग्रहण अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति के अधिकार की बात करता है और आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट की रक्षा की बात करता है। ठीक है, तो जो ये बात हो रही है 1767 का, याद रखना। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इतनी बातों को सुनने के बाद निर्णय देता है कि संविधान संशोधन के माध्यम से फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं किया जा सकता। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट को सीमित नहीं किया जा सकता। जबकि इसके विरोध में, इसके एवज में बात क्या कहा गया था कि हम नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए, समाज कल्याण को लागू करने के लिए कुछ सीमा तक, कुछ हद तक फंडामेंटल राइट को सीमित कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं कर सकते हैं आप। यानी यहां पर फंडामेंटल राइट को प्रधानता दी गई, किससे, डीपीएसपी से, नीति निर्देशक सिद्धांतों से प्रधानता दी गई। इस बात को आपको नोट करना है। किसमें, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1767 में। ठीक है, चलिए क्लियर, आगे चलते हैं। 24वां, अब उसका हुआ क्या, थोड़ा सा आप सिनेरियो भी समझना कि जब गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ गए, सुप्रीम कोर्ट की बातें आ गई, तो फिर सरकार ने फिर से क्या किया, एक संशोधन लाया, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की शक्ति संसद के पास है। याद रखना, मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की शक्ति संसद के पास है। इन्होंने एक इसको ऐड करवाया, 24वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा। फिर उन्हें क्या बोला इसमें, संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य कर दिया गया। और संविधान संशोधन आर्टिकल 13 के अंतर्गत विधि के परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। याद रखना, ये संविधान संशोधन जो 1971 किया गया, कुछ बातें यहां पर ऐड की गई हैं। इन बातों को प्लीज आपको याद रखना है। ठीक है, इन बातों को याद रखना है कि क्या मामला है। ठीक है, मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इस मैटर को आपको याद रखना है। अगर 24वां संविधान संशोधन आ जाता है, उसके एमसीक्यू जनरेट करके आपके सामने रख दिए जाते हैं, तो आज का जो फैसला, आज की जो बातें केशवानंद भारती के उपलक्ष्य में के बेस पे की जाती हैं, तो वहां पे माइंड नहीं रखना है, आपको 24वां पे रखना है कि 24 में क्या क्या बातें कहा गया है। ठीक है, सो मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की शक्ति संसद के पास है। ये कौन सा बात बोला है, 24वां संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य किया गया। ठीक है, संविधान संशोधन आर्टिकल 13 के अंतर्गत विधि के परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, चलिए फिर आता है 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। ठीक है, ये क्या है, भाग 4 को लागू करने के लिए भाग 3 में संशोधन किया जा सकता है। यहां पर 24वां तो हुआ, 24 के बाद फिर 25वां संविधान संशोधन लाया गया। क्या कहा गया कि भाग 4 को लागू करने के लिए भाग 3 में संशोधन किया जा सकता है। भाग 3 क्या है, मौलिक अधिकार। भाग 4 क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी। याद रखना, 25वां क्या कहता है
कि 4 को लागू करने के लिए 3 में संशोधन करना पड़ेगा। यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए जो फंडामेंटल राइट है उसमें संशोधन हम कर सकते हैं। इस पे हमें किसी भी तरह से कोई पाबंदी नहीं होगी। इन्होंने मेंशन कर दिया 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। इस प्रकार के संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये 2 बातों को आपको याद रखना है। पहला, भाग 4 को लागू करने के लिए भाग 3 में संशोधन किया जा सकता है। भाग 4 क्या था? डीपीएसपी। और भाग 3 क्या है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। सो इस प्रकार के संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, चलिए अब आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इसने पूरा का पूरा तस्वीर ही बदल दिया भारत के संविधान का। इसने पूरा का पूरा तस्वीर ही बदल दिया संसद के पावर का, सरकार के पावर का। अब इसको आप जिस भी भाषा में समझ सकते हैं, आप ये समझ लेना कि ये जो 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो फैसला आया ना, ये पूरा का पूरा लैंडमार्क आज तक फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, वो कैसे, बात करते हैं। 24वां संविधान संशोधन क्या था? 24वां संविधान संशोधन क्या था कि मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भाग को संशोधित करने की शक्ति संसद के पास है। ये 24 में बोला गया है। संविधान संशोधन आर्टिकल 13 के अंतर्गत विधि के परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। 2 बातें आपको बोली थी याद रखने के लिए। ठीक है, अब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में क्या कहता है कि 24वां जो संविधान संशोधन है अधिनियम 1971 के अंतर्गत कुछ भी संशोधन संसद कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इसको ओके कर दिया कि आपका जो 24वां का मामला था कि कुछ भी करने का अधिकार, तो बिल्कुल आप कुछ भी संशोधित कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसे चुनौती दी जा सकती है। यानी जो 25वां था कि संशोधन, अब 25वां देखिए क्या है कि लागू करने के लिए 4 को लागू करने के 3 में संशोधन किया जा सकता है। इस प्रकार के संशोधन सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। ठीक है, अब यहां पर केशवानंद वाले में क्या कहा गया कि भाई बिल्कुल 24वां तो ठीक है, 24वां ठीक है कि आप किसी भी पार्ट में किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती दी जा सकती है, न्यायालय में उसको चैलेंज दिया जा सकता है। ठीक है, यानी 25वां संशोधन को कैंसिल कर दिया गया, अमान्य कर दिया गया। बात समझिएगा। यहां बात कहा गया कि मूल ढांचे का जो प्रभावित नहीं किया संशोधन के माध्यम से, याद रखना, यहां बात कहा गया कि मूल ढांचे को प्रभावित नहीं किया जा सकता संशोधन के माध्यम से। यानी कि आप कुछ भी संशोधन करो, कुछ भी नया लाओ, ठीक है, लेकिन अगर लगता है कि संविधान का मूल ढांचा प्रभावित हुआ है, ठीक है, टच हुआ है, तो उसे हम न्यायालय के समक्ष ला सकते हैं, उस पर डिबेट कर सकते हैं। ठीक है, उसकी शुद्धियों और अशुद्धियों के बारे में बात कर सकते हैं। यानी कि वो चैलेंजेबल है, उस पर हम डिबेट कर सकते हैं, न्यायालय के समक्ष उसको ला सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन तो कर सकती है, ठीक है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा, जो संविधान का मूल ढांचा है, संविधान का जो मूल ढांचा है, ठीक है, वह प्रभावित, याद रखना, प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये केशवानंद भारती 1973 वाले में यह बात कहा गया। ठीक है, अब सरकार यहां भी नहीं मानी है, बोली अच्छा ठीक है भाई। अब उन्होंने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को फिर से लाया। ठीक है, इसमें क्या क्या बातें किया उन्होंने? आर्टिकल 368(4) लाया और आर्टिकल 368(5) लाया। ये नया जोड़ा गया और इसमें क्या कहा गया? आर्टिकल 368(4) में क्या कहा गया कि संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन की किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। संसद जो भी संशोधन लाता है उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। आर्टिकल 368(5) क्या कहता है? संसद की संविधान संशोधन शक्ति पर किसी प्रकार का कोई निर्बंध नहीं होगा, यानी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। याद रखना, संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब हुआ क्या कि 42वां संविधान संशोधन तो करके उन्होंने अपने को सेटिस्फाई कर लिया कि भाई फिर से हम सब पे भारी हो गए, जो भी आपने वाद विवाद की बातें कही थी, हम फिर से एक नया संशोधन लाए 42वां, उसमें अपनी बातों को हमने कन्फर्म कर दिया कि फिर से हम अपनी पावर को
अपने डिबेट को, अपने संशोधन को किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं होने देंगे। ठीक है, अब आया है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद मामला 1980। प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किया गया कि आर्टिकल 368(4) विधि सम्मत यानी लीगल लॉफुल नहीं है। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत संविधान का आधारभूत लक्षण है, यानी यहां से आर्टिकल जो 368(5) है वो कैंसिल हो जाता है। बात समझिएगा, आर्टिकल 368(5) क्या कहता है कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या किया गया कि न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत संविधान का आधारभूत लक्षण है, यानी कि अगर संविधान अगर कोर्ट को लगता है कि कोई भी संशोधन संविधान का जो आधारभूत ढांचा है उसको प्रभावित कर रहा है, तो उस पर हम पुनर्विलोकन यानी कि चैलेंज कर सकते हैं, उस पर डिबेट कर सकते हैं न्यायालय में आके। तो आर्टिकल 368(5) कैंसिल हो जाता है। ठीक है, 1981 में वामन राव बनाम भारत संघवाद का मामला आया। इसमें अदालत ने डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग की अवधारणा प्रस्तुत की। केशवानंद जो फैसला था से पहले 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के लिए चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि इसने केशवानंद के फैसले के बाद जो भी बनाए गए कानून थे, अदालत में चुनौती की अनुमति प्रदान करता है। तो ये भी आपको वामन राव वाला याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, तो एवरीबॉडी आई होप सो कि हमने एक एक मामले को बहुत ही बेहतरी से, बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से एक एक मैटर को देखा है। ठीक है, कि पूरा का पूरा मामला क्या था। ठीक है, तो आई होप सो कि पूरा आपने समझ गए। सो अब आपके पास जो MCQ है, अब आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती वाद में 1973 के अपने ऐतिहासिक निर्णय में यह निर्धारित किया कि संसद के पास संविधान को संशोधित करने की जो शक्ति है, ठीक है, इसके लिए मौलिक सिद्धांतों को, बुनियादी संरचनाओं को संशोधित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप संशोधित करिए, लेकिन अगर हमें लगता है कि संविधान का जो मूल ढांचा है प्रभावित हो रहा है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है, उस पर डिबेट किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही है ये वाला ऑप्शन कथन। दूसरा नंबर क्या है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार संविधान संशोधन की संसद की शक्ति पे कोई सीमा नहीं है और किसी भी आधार पर, किसी भी संशोधन पर, किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, किसी भी न्यायालय में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल 42वां तो इसीलिए लाया गया था ना कि हमें किसी भी तरह से ओवररूल न किया जाए, हम बिल्कुल किसी भी नियम, किसी भी लॉ से प्रभावित नहीं होंगे। ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है। क्लियर। तीसरा क्या था कि 1975 में इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की बुनियादी संरचना के सिद्धांत की पुनः पुष्टि के लिए और लागू किया गया। सो ये भी सही ऑप्शन है, इस पर हमने शुरू में ही बात किया था। तो यहां पर जो कथन है वह सी होगा, सही है। ठीक है, तो प्लीज आप इन सारे वादों को आप कंफर्म कर लेना, इसका नोट्स तैयार कर लीजिए और आपका जो भी रेफरेंस बुक है